हेलो एवरीवन। मैं विजय नागर, यूनिट ऑफ एग्जाम क्लासेस कोटा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है एनवायरमेंट स्टडी, उसकी आज एक फर्स्ट यूनिट की अ, अपन फर्स्ट यूनिट को आज समझने वाले हैं। जो जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर में अभी जो जिनका एडमिशन हुआ है वो सब इस पेपर को इस जो उन सभी के लिए ये पेपर आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जो आपके लिए एक बहुत ही तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से वो क्वेश्चंस पेपर सोल्व करना है। ठीक है, आपको अभी पता नहीं होगा कि इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ना है, बट थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी तैयार करना है कि किस टाइप के आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है बेटा, चलो जी स्टार्ट करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट स्टडीज। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसका फर्स्ट टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचुरल ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। देखिए, पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने और बनाए रखने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित परिवेश है। पर्यावरण विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक घटकों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के साथ मानवीय गतिविधियों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पर्यावरण, तो पर्यावरण के ही बारे में अपन को ये समझना है। आप इसको थोड़ा सा देखिए ताकि आपको थोड़ा सा इसको समझ भी आएगा। ठीक है, पर्यावरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से भी प्रभावित होता है। ठीक है, जो मानवीय मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों और संस्थानों को आकार देते हैं। पर्यावरण एक जटिल और गतिशील प्रणाली है जो वातावरण और भविष्य के परिदृश्य, विभिन्न चुनौतियों और अवसरों को समान करती है। ठीक है, इस ब्लॉग में हम पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक प्रकृति, बहुविशेषक का अर्थ और पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार एक बहुविषयक अध्ययन है, ये टॉपिक ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बहुविशेषक, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पर्यावरण अध्ययन के घटक, पर्यावरण अध्ययन के करियर की संभावना और पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक प्रकृति के महत्व पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रकृति क्या होती है? पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रकृति, इसका परिचय देखिए। अब ये क्वेश्चन ये एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो आप वहां पर डायरेक्टली ये इसको करके आ रहे हैं, बहुविशेषक होती है। ठीक है, अध्ययन की प्रकृति पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन हर बार हर साल आता है। ये आगे एमसीक्यू आएंगे उसमें आपको ये सब नजर आएंगे। पहले इसको अपन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो इसका परिचय बताओ। पर्यावरण अध्ययन जो एनवायरमेंट स्टडी एक बहुविशेषक विषय है, अर्थात ये कई अलग अलग विषयों के ज्ञान को मिलाकर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत सारे ज्ञान के मिलाकर एक पर्यावरण अध्ययन का जटिल, पर्यावरण की समस्या जटिल होती है, इसलिए इसे समझने और समाधान खोजने के लिए विभिन्न विषयों की सहायता आवश्यक होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए अभी बहुविशेषक का अर्थ क्या होता है। बहुविशेषक मल्टीप्लिकेशन का अर्थ देखिए, कई विषयों यानी सब्जेक्टों का एक साथ उपयोग करना। पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी, कानून, अर्थशास्त्र आदि सभी का योगदान होता है। ये दूसरे क्वेश्चन बनता है यहाँ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। पर्यावरण अध्ययन में शामिल प्रमुख विषय कौन कौन से, जैसे इसमें दिखा हुआ है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। कौन कौन सा नेचुरल साइंस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे जीव विज्ञान आ गया, जीव जंतु, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता आदि। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, प्रदूषण आ गया, जलवायु की रासायनिक संरचना आ गई। भौतिक फिजिक्स, ऊर्जा विकिरण, जलवायु परिवर्तन आ गया। भूगोल का स्थलाकृति, जलवायु संसाधन वितरण आ गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे तीसरा नंबर का कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान के अंदर कौन सी चीज नहीं है, तो इसके अंदर से कुछ और उठा के दे देगा। ये तीन में ये दे देगा, किसी एक में ये अलग दे देगा। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, अर्थशास्त्र आता है, संसाधनों का उपयोग, सतत विकास। राजनीतिक विज्ञान आता है, पर्यावरण नीतियां आ जाती है। ठीक है, समाज शास्त्र आ जाता है, समाज और पर्यावरण का संबंध आ जाता है। इतिहास आ जाता है, पर्यावरण आंदोलन का अध्ययन आता है। अब देखिए, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र और इतिहास। अब इस सामाजिक विज्ञान के अंदर अब ये तीन दे दिया, इसमें से ये एक उठा के ये दे दिया। तो सामाजिक विज्ञान का ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक विज्ञान का ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सामाजिक के अंदर अंदर क्या चीज आएगी। अच्छा, जैसे तीसरा है तकनीकी एवं अनुप्रस्थ विषय। जैसे तकनीकी में क्या आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, चिकित्सा आ जाता है, कानून आ जाता है। ठीक है, बहुविशेषक प्रतिकृति की आवश्यकता क्या क्या है, जैसे पर्यावरण समस्या जटिल और व्यापक होती है, समाधान के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक
दोनों दृष्टिकोण आवश्यक है। सतत विकास यानी सुसस्टेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए संतुलन जरूरी है। मानव और प्रकृति के बीच को समझने में मदद करती है। ठीक है, उदाहरण जल प्रदूषण जैसे समझने के लिए रसायन विज्ञान पानी में मौजूद रसायन होता है, जीव विज्ञान जलीय जीवों में प्रभाव होता है, अर्थशास्त्र उद्योगों का प्रभाव होता है, कानून जल संरक्षण कानून मान लो। ठीक है, ये उदाहरण दे दिया जैसे इसने। ठीक है, निष्कर्ष क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन एक समग्र यानी होलिस्टिक विषय है। यह पर्यावरण अध्ययन एक समग्र है ना, यह विषयों के ज्ञान को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को मार्गदर्शन करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यू डाले ताकि आपको पूरी चीज समझ में आएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है, चलिए बताइए। आ गया एकल विषय, बहुविषयक, केवल वैज्ञानिक, केवल, ये मैंने बताया था आपको बहुविषय के भी आंसर आ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में जीवों का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? रासायनिक, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक ज्ञान। तो इसमें पूछा गया है जीवों का अध्ययन किस विषय से संबंधित है। तो जीव का अध्ययन किससे अपन किस में देखा था अपन ने? ये रहा जलीय जीवों पर पढ़ो, जीव जीव विज्ञान। ये देखिए जीव विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण कानून किससे संबंधित है? अब पर्यावरण जो कानून है किससे संबंधित है? जीव विज्ञान से, अर्थशास्त्र, विधि से या बौद्धिक से। अब मैंने बताया था आपको जैसे पर्यावरण कानून, कानून की आता है किससे आता है? लॉ, जैसे विधि आ जाएगी। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? जलवायु परिवर्तन। अब भौतिकी, संगीत, गणित, कला। अब संगीत में तो डांस वगैरह आ जाएगी, गणित में क्या नाम है कैलकुलेटर आ जाएगी, कला, कला में जो सांस्कृतिक होती है। अब जिसमें इसमें भौतिकी है, जलवायु परिवर्तन, तो किसमें आ जाएगा? भौतिकी में आ जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है कि उस अब देखिए 50 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, आपके 50 में से आपको 18 मार्क्स लाना होता है, तब आप यहाँ पे पास होते हो, वरना आपको फिर ये पेपर बार बार देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 18 मार्क्स से कम लेकर आते हो तो आपको ये पेपर बार बार देना पड़ता है। तो अगर आपके इस टॉपिक में से फर्स्ट यूनिट में से करीबन 5 से 8 क्वेश्चन, या फिर ज़्यादा ही मानो बल्कि 7 से 8 क्वेश्चन के लगभग इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, इन्हें जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन किस विषय में होता है? अर्थशास्त्र में होता है, जीव विज्ञान में होता है, इतिहास में होता है, या सांस्कृतिक में होता है? किस में होता है बताइए? संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन। तो संसाधनों के उचित उपयोग का अध्ययन अपन को अर्थशास्त्र में होता है। ठीक है, जीव विज्ञान में नहीं होगा। अपन ने जीव विज्ञान देख लिया, किस में आता है? इतिहास किससे होता है? अलग चीज, साहित्य अलग चीज होती है, तो किससे होगा? अर्थशास्त्र हो जाए। पर्यावरण अध्ययन की बहुविशेषक प्रकृति का मुख्य कारण क्या है बताइए? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समस्या सरल है, गलत। समस्या जटिल है, बिल्कुल सही है। विषय छोटा है, केवल एक विषय पर्याप्त है। तो बहुविषय प्रगति का मुख्य कारण है क्या है? समस्या जटिल जटिल है। ठीक है, कचरा प्रबंध किससे संबंधित है? इंजीनियरिंग से, संगीत से, नाटक से, चित्रकला से। अब आगे यहाँ पे कचरा, तो कचरा में क्या आ जाएगा? इंजीनियरिंग आ जाएगा गाइस। ठीक है, समाज और पर्यावरण को संबंध का अध्ययन किस विषय से होता है? समाज और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन, समाज दे रखा है और पर्यावरण का, दोनों का संबंध किस अध्ययन से किया जाता है? समाज शास्त्र से, भौतिक से, रसायन विज्ञान से, गणित से। दोनों का अध्ययन किससे कर सकते हैं अपन? समाज शास्त्र से। समाज और पर्यावरण किससे आ जाएगा? समाज शास्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना, पर्यावरण संरक्षण, व्यापार बढ़ना, राजनीतिक। तो केवल परीक्षा पास करना या व्यापार बढ़ाना या राजनीतिक करना नहीं, इसका संरक्षण है पर्यावरण संरक्षण के साथ हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, सतत विकास का अर्थ क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, गलत। भविष्य की चिंता किए बिना विकास, गलत। वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकता को संतुलन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए केवल औद्योगिक विकास, ये ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये 10 एमसीक्यू कराई है आपको, इसमें से आपको करीबन 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से बैठेंगे आपके। ठीक है, अच्छा, अब उसी का सेकंड पार्ट आ गया अपने पास, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कंसेप्ट ऑफ सस्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, स्कोप क्या होता है? परिधि, सेकंड पार्ट है। ठीक है गाइस, ये दूसरा वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का दूसरा टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए स्कोप, महत्व, इम्पोर्टेंस, स्थिरता, ठीक है, एवं सतत विकास, ये अपन को पढ़ना है कि इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अपन को किस तरह से उनको करके आना है। ठीक है, जैसे परिधि हो गई, परिधि का अर्थ किसी विषय का विस्तार या क्षेत्र है। ठीक है, ये परिधि, तो इसका विस्तार एवं क्षेत्र हो गया ये। ठीक है,
सतत विकास की परिधि बहुत व्यापक और इसमें निम्न क्षेत्र शामिल है, जैसे पर्यावरण क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया। ये 3 चीजें होती है जिसे। तो पर्यावरणीय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आ गया, प्रदूषण नियंत्रण आ गया, जैव विविधता की रक्षा आ गई। आर्थिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? रोजगार के अवसर, गरीबी उन्मूलन, संतुलन का आर्थिक विकास हो गया। सामाजिक क्षेत्र में क्या गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, समान और न्याय और जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट कर देते हैं। अगर आपको लगता है अगर लिखना है तो ये पीडीएफ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, महत्व इंपॉर्टेंस क्या हो गया? सतत विकास का महत्व निम्न कारणों से होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना। ऐसा नहीं है कि अपन जो प्राकृतिक संसाधन को उनको बहुत ज्यादा ही उपयोग में ले सके, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए अपन को संसाधनों की अपन को यूज करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करना होता है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक समानता, सभी लोगों को समान अवसर देना। आर्थिक स्थिति, लंबे समय तक स्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। और तीसरा पॉइंट आ गया स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी की अवधारणा। देखो, आपको जो बुक्स मिलती है या आप जिस भी बुक्स से पढ़ते हो उसमें करीबन से 20 से 30 पेज होते हैं जो आपको पढ़ना होता है, और उसमें से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स नहीं बताता वो। ठीक है, यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है जो आपको एग्जाम में आते हैं। फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे तो एमसीक्यू की तरह से ही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको बाकी यूनिट भी आपको इसी तरह से समझनी है तो आपको यूनिट टॉप जो हमारी वेबसाइट है उस पे से आपको सारे लेसन्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये एनवायरनमेंट का मिल जाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कंप्यूटर का मिल जाएगा। ये सारे कंपलसरी पेपर होते हैं, इनमें सबको पास करना होना होना जरूरी है बेटा। ठीक है, वरना फिर आप वापस ड्यू इसमें रेगुलेशंस का फॉर्म भरो, है ना, इसमें रेगुलेशंस का डालते रहो, ड्यू पेपर देते रहो। वैसे रेगुलेशंस की फीस में बता देता हूँ, अभी आपको 350 रेगुलेशंस की फीस लग जाती है, 350 आपको ड्यू फीस लग जाती है दूसरी बार आपको फॉर्म भरोगे। तो ऐसे करके आप बार बार फॉर्म भरते रहो, देते रहो, तो उससे अच्छा है कि आप एक ही बार में इन सब चीज़ों को क्लियर करो। ठीक है, स्थिरता की अवधारणा। ठीक है, जैसे स्थिरता की अवधारणा है, स्थिरता सुटेबिलिटी का अर्थ है एक संसाधनों का उपयोग करना जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं पूरी हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सरल शब्दों में, प्रकृति से उतना ही ले जितना आवश्यक हो। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। सतत विकास क्या होता है, ये अवधारणा क्या होता है ना? सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन से ऐसे पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और ये यहाँ पे ये परिभाषा वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट यानी ब्रडलैंड आयोग, ये ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और 1997 द्वारा 1987 द्वारा दी गई है। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ के बनेंगे आपके। ठीक है, सतत विकास के 3 स्तंभ होते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पढ़ रहे हैं अपन इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है, सतत विकास क्या होता है इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, और हिंदी वाले आपको ध्यान रखना है। सतत विकास के 3 ये होता है स्तंभ होते हैं। कौन कौन से स्तंभ होते हैं? पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आर्थिक विकास इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक समानता सोशल इक्वलिटी। ये तीनों होते हैं। पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास, सामाजिक समानता। कंफर्म एक नंबर पक्का यहाँ से एक एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए, मैंने उतना ही आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। सतत विकास क्या होता है? वर्तमान प्लस भविष्य का संतुलन, ध्यान रखना का। ठीक है, संसाधनों का सीमित और सोच समझ कर उपयोग करना, पर्यावरण व्यवस्था और समाज का संतुलन, आने वाली पीढ़ियों के अधिकार की रक्षा। ये एमसीक्यू आ गए आपके। सतत विकास की परिभाषा किसने दी? गांधी जी, संयुक्त राष्ट्र, ब्रडलैंड आयोग, विश्व बैंक। अभी मैंने पढ़ाया आपको, सतत विकास की परिभाषा किसने दी थी? ब्रडलैंड आयोग ने। ये कंफर्म एक नंबर आ गया आपके।
ये राष्ट्रीय ऊपर ही देखिए आप, ये रहा ब्रडलैंड आयोग ने 1987 में दी थी। ठीक है। सतत विकास के कितने स्तंभ होते हैं बताइए? 2, 3, 4, 5? 3 अभी पढ़ा था अपन ने। ये रहा सतत विकास के 3 स्तंभ। ठीक है। स्थिरता के मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक लाभ कमाना, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा। आगे समझ में? ठीक है। निम्न में से कौन सा सतत विकास का भाग नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, युद्ध और हथियार, आर्थिक विकास। तो कौन सा नहीं है गाइस? तो ये है युद्ध और अधिकार। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये आ गया अभी, ब्रडलैंड आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 85, 86, 87, 90? बताइए। तो 1987। पता है ना, अभी पढ़ा था अपन ने ऊपर। जैसे इसका अर्थ है क्या है? स्थिरता का अर्थ क्या है? संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखता हुआ। ठीक है। ये वाला सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगति, सरलीकरण, निजी उपयोग। देखिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन, गलत। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सही है। शहरीकरण, गलत। निजी लाभ, गलत। ये हो गया। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे। जैव विविधता का संरक्षण किस स्तंभ से संबंधित है? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, राजनीतिक। तो जैव विविधता किससे संरक्षण स्थिति में? पर्यावरण से। गरीबी उन्मूलन किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, युद्ध से, प्रदूषण से, खनन से। तो सामाजिक विकास से। ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसे ध्यान रखना है इसको। प्रदूषण नियंत्रण किसका भाग है? पर्यावरण संरक्षण का, युद्ध नीति का, व्यापार का, राजनीति का। जैसे प्रदूषण नियंत्रण किसका भाग है? तो पर्यावरण संरक्षण का है, युद्ध नीति का नहीं है, व्यापार का भी नहीं है, राजनीति का नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। देखिए, अब इसके ऑप्शंस और इसके ऑप्शंस लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ गरीबी उन्मूलन पूछा हुआ है, यहाँ प्रदूषण नियंत्रण पूछा हुआ है। ठीक है। इस चीज का ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और अपन को आंसर क्या देना है। ठीक है। सतत विकास किसके बीच संतुलन बनाता है? बताइए। अमीर और गरीब के बीच, वर्तमान और भविष्य के बीच। ठीक है, ये सही है। संसाधनों को सीमित उपयोग क्यों आवश्यक है? संसाधनों का सीमित उपयोग क्यों आवश्यक है? लाभ कमाने के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य किस स्तंभ के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण, तकनीकी। सामाजिक के अंदर आएगा। ठीक है। इसमें ध्यान रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य किसके अंदर? पढ़ाया था मैंने ऊपर। शिक्षा और स्वास्थ्य किसके अंदर आता है? सामाजिक के अंदर। पर्यावरण के अंदर मत कर देना, आर्थिक के भी मत कर देना, तकनीकी में भी मत कर देना। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक के अंदर आता है। तकनीकी के अंदर इंजीनियरिंग, ठीक है, प्लस चिकित्सा। ठीक है, ये आता है, इसका ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है, तकनीकी के अंदर कौन सा आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना बेटा। ठीक है। रोजगार सृजन किस स्तंभ से जुड़ा है? पर्यावरण से, आर्थिक से, सामाजिक से, धार्मिक से। तो इसमें आ जाएगा रोजगार किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक से जुड़ा है। ये पढ़ाया था मैंने अभी ऊपर आपको। जल संरक्षण किसका उदाहरण है? किसका है? सतत विकास का, स्थिर विकास का, औद्योगिकरण का, या शहरीकरण का? तो सतत विकास का। सतत विकास का संबंध किससे नहीं है? बताइए। पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था, हथियार निर्माण। तो किससे नहीं है? सब पर्यावरण से, समाज से, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से। हथियार निर्माण से नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार की रक्षा किसका उद्देश्य है? औद्योगिकरण, निजीकरण, स्थिरता। तो स्थिरता से है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये औद्योगिकरण कर दो, निजीकरण कर दो, नहीं। ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ढंग से आंसर देना। ठीक है। वनों की कटाई रोकना किसका भाग है? सामाजिक विकास का, पर्यावरण संरक्षण का, आर्थिक विकास का, व्यापार का। तो वनों की कटाई किसका भाग है? पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है। जो वनों की बात आती है वहाँ पर्यावरण की बात आ जाती है। ठीक है। सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? अधिक उत्पादन, संसाधनों का संतुलित करना, अधिक उपयोग, तेजी में औद्योगिकरण। तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसाधनों को संतुलित उपयोग। समान अवसर प्रदान करना किससे संबंधित है? बताइए। सामाजिक समानता, आर्थिक, प्रदूषण, व्यापार। समान अवसर प्रदान करना सामाजिक है। ठीक है, इसमें आर्थिक मत कर देना, ये सामाजिक आ जाएगा इसका। ठीक है। एक लास्ट वाला एक और क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित है? पर्यावरण, व्यापार, राजनीतिक, संस्कृति। तो जलवायु परिवर्तन किससे आ जाएगा? व्यापार से। एक और है अभी तो बहुत अच्छा। सतत विकास का उद्देश्य है केवल वर्तमान की जरूरतें पूरी करना, केवल भविष्य की जरूरतें पूरी करना। वही क्वेश्चन आया है यहाँ पर, रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा संरक्षण किसका उदाहरण है? अंशतुलन, संतुलित विकास का। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। सामाजिक न्याय किस स्तंभ का भाग है? सामाजिक जो न्याय, आर्थिक, सामाजिक का, सामाजिक का।
आर्थिक स्थिरता का अर्थ है घाटा, असमानता, लंबे समय तक विकास, लंबे समय तक विकास। प्रत्यक्ष संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन कौन से है? जल, वन, खनिज, उपयुक्त उपयुक्त सभी आ जाएगा। सतत विकास के उदाहरण किस रिपोर्ट से जुड़ी है? ये लीजिए आ गया आपका वापस, इसी टाइप से पूछ सकता है, ब्रिलियंट रिपोर्ट आ जाएगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हमारा साझा भविष्य, तो ओवरकम कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है? ब्रिलियंट रिपोर्ट से, ठीक है। ये किस टाइप से भी पूछ सकता है, वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये देखिए, संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसका उदाहरण है? असतत विकास का है, ठीक है। अंधाधुंध उपयोग उल्टा भी पूछ सकता है ना, ध्यान रखना। सतत विकास का लक्ष्य क्या है? पर्यावरण, सामाजिक संतुलन, संतुलित विकास आ जाएगा। सतत विकास का संबंध किन 3 क्षेत्रों से है? पर्यावरण, समाज और अर्थशास्त्र से, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म होती है। जो आपकी जो पूरी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट का पूरी यूनिट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर आगे की जो पढ़ाई करनी है उसको आप यूनिट ऑफ एग्ज़ाम या फिर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो आप 8502947240, या कमेंट में बता सकते हो आप कि सर मुझे आगे की 4 यूनिट और पढ़नी है, ठीक है। आपको वो 4 यूनिट का आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, MCQ दिए जाएंगे, ताकि आप जाते ही आपको वो क्वेश्चंस नज़र आए और आपको बस टिक करना हो, ठीक है। आपको एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन के साथ साथ MCQ तैयार किए गए। अभी 30 और 10 40 क्या 40 MCQ अपन ने इस यूनिट में से किया है। अब इस यूनिट में से फिक्स आपके 8 नंबर फिक्स है, ठीक है। 8 क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से। अब आप 8 में से अगर इसमें से 5 क्वेश्चंस भी करते हो तो बाकी की अभी तो अपने पास 4 यूनिट और बची हुई है, ठीक है। तो आप अच्छे खासे 50 में से 30 से 35 नंबर आराम से मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आपको आगे की यूनिट आपको अगर पढ़नी है तो मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट कर सकते हो आप, आपको पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।